हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो हमें बताना है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है उसके जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो ये मिले हमें बुर्ज होम से। ठीक है, तो बुर्ज होम से हमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी हमें साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे घुमा के ये पूछ लिया जाए कि किस हड़प्पाई स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी हमें साक्ष्य सावधान से मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस केस में बुर्ज होम ना होके हड़प्पाई स्थल वो हो जाएगा रोपड़। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो रोपड़ है, रोपड़ से भी हमें मानव कंकाल के साथ साथ यहाँ पे कुत्ते के कंकाल भी सावधान से यहाँ पे क्या हुए प्राप्त हुए हैं। जो रोपड़ है ये पड़ता है कहाँ, ये पड़ता है पंजाब में, जबकि यहाँ पे जो बुर्ज होम है ये पड़ता है कहाँ, कश्मीर में। तो आपको याद रखना है, अगर बात होती है कि हड़प्पाई स्थल से कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो आप बोलोगे रोपड़ से। और अगर यहाँ पे बोलेगा कि इसके अलावा, रोपड़ के अलावा कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कश्मीर के बुर्ज होम से हमें मानव कंकाल के साथ यहाँ पे क्या हुए हैं, कुत्ते के कंकाल भी सावधान से यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है लोथल। ठीक है, लोथल जो है यहाँ से हमें क्या मिला है, एक गोदीवाड़ा मिला है, यानी कि जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। फिर है यहाँ पे कालीबंगा, कालीबंगा से जो हमें मिला है ये मिला है हमें जूता हुआ खेत। फिर है धौलावीरा, धौलावीरा से हमें क्या मिला है, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से हमें क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई, ठीक है, हल्की प्रतिकृति। ये हमें कहाँ से मिली है, ये मिली है हमें बनावली से। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखें तो हमारा बन रहा है ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का बन रहा है 4 और डी का बन रहा है 3। तो इसका जो राइट आंसर है वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ये भी याद रखना है जो ये लोथल है ये कहाँ पड़ता है, लोथल पड़ता है कहाँ, ये पड़ता है गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। जो कालीबंगा है ये पड़ता है कहाँ, राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और जो बनावली पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। लोथल जो पड़ता है गुजरात में, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, धौलावीरा भी गुजरात में, और जो बनावली है ये पड़ता है हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पे वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वो फसल थी जो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसका जो राइट आंसर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है चावल। ठीक है, चावल जो था यहाँ पे हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जबकि जौ, दालें और गेहूं यहाँ पे ये हड़प्पा कालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। और अगर यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो किस फसल की यहाँ पे खेती नहीं करते थे, तो आपको याद रखना है ये लोग गन्ने की खेती भी यहाँ पे नहीं किया करते थे। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन का पूछ लिया जाए कि यहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपसे कि गेहूँ, चावल, जौ, दाल या फिर गन्ना में से किसकी खेती नहीं करते थे, तो आपको याद रखना है कि ये गन्ने की खेती भी यहाँ पे नहीं किया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक और हमें दिया यहाँ पे बौद्ध संगीति और दूसरी ओर हमें यहाँ पे दिया उनकी अध्यक्षता, यानी कि किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब पहला कह रहा है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी महाकश्यप ने, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि दूसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी सबक मीर ने, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि तीसरी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता करी थी ये करी थी मोगली पोतिस ने, बिल्कुल सही है। और अगला है यहाँ पे जो चौथी बौद्ध संगीति है इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो अशोक घोष ने करी थी, बिल्कुल गलत।
ठीक है, क्योंकि जो चौथी बौद्ध संगीति थी इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी किसने? वसुमित्र ने। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता करी थी ये करी थी किसने? वसुमित्र के द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो ये बौद्ध संगीति हुई थी ये कब और कहाँ हुई थी और किसके काल पे हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 383 ईसा पूर्व। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 355 ईसा पूर्व। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी पहली सदी में। तो आपको याद रखना है कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी। और उसके बाद बात आती है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये किसके समय हुई थी? तो ये हुई थी किसके समय? अजातशत्रु के समय। ठीक है, तो याद रखना है पहली बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के समय। दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी कालाशोक के समय। ठीक है, दूसरी वाली कालाशोक के समय हुई थी। और जो तीसरी वाली है ये हुई थी अशोक के समय। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी कनिष्क के समय यहाँ पे ये हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थे यहाँ पे हमारे पास बौद्ध संगीति के बारे में तथ्य। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि गौतम बुद्ध की देवता के रूप में पूजा कब से प्रारंभ हुई? तो जो गौतम बुद्ध की देवता के रूप में जो पूजा शुरू हुई थी ये हुई थी किसमें? कनिष्क कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। तो कनिष्क के ही काल में क्या हुआ था? यहाँ पे बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे इन गौतम बुद्ध के देवता के रूप में जो पूजा हुई थी वो क्या हुई थी? इसमें प्रारंभ हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कुषाण वंश काल में ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी बनाई गई थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। तो खड़ी प्रतिमा भी किसके काल में बनी थी? यहाँ पे कुषाण वंश में ही यहाँ पे इनकी खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। और कनिष्क के काल में ही यहाँ पे गौतम बुद्ध की देवता के रूप में पूजा हुई थी। और भारत में पूजे जाने वाले जो मानव प्रतिमा के रूप में पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? यहाँ पे गौतम बुद्ध ही थे। गौतम बुद्ध की मानव प्रतिमा के रूप में भारत में सबसे पहले यहाँ पे क्या की गई थी? पूजा की गई थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित वंशों में से सर्वप्रथम मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे पहले मगध पर किस वंश ने यहाँ पे शासन किया था। तो सबसे पहले जो मगध पे शासन किया था यहाँ पे वो किया था हर्यक वंश ने। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे शासन करने वाला जो वंश था मगध पर वो था हर्यक वंश। ठीक है, इसी हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार। ये भी आपको याद रखना है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद जो यहाँ का इस वंश का शासक बनता है वो कौन बनता है? वो बनता है अजातशत्रु। ठीक है, और यही अजातशत्रु क्या करता है? अपने पिता बिंबिसार की क्या करता है? हत्या कर देता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे कुणिक पितृहंता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर इसके बाद अजातशत्रु के बाद जो यहाँ पे शासक बनता है इस वंश का वो बनता है कौन? वो बनता है उदयन। ठीक है, इसके बाद शासक कौन बनता है? उदयन बनता है। ये उदयन भी क्या करता है? यहाँ पे अपने पिता अजातशत्रु की यहाँ पे क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और इस वंश का जो अंतिम यहाँ पे शासक होता है वो कौन होता है? नागदशक। ठीक है, इसका जो अंतिम शासक होता है इस हर्यक वंश का तो वो होता है कौन? नागदशक। ठीक है, जिसकी हत्या शिशुनाग वंश यहाँ पे जो शिशुनाग होता है वो इसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की यहाँ पे वो स्थापना कर देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे हमारा वो है कि किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है महावंश में। ठीक है, जो महावंश बौद्ध मूल ग्रंथ है इससे हमें मौर्य सम्राट अशोक का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ये महावंश है इससे हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ पे सम्राट अशोक था ना इसका एक भतीजा था जिसका नाम होता है निग्रोध। ठीक है, निग्रोध के द्वारा ही यहाँ पे अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का हमें इससे क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है जो अशोक होता है इसका जो भतीजा होता है वो कौन होता है? निग्रोध होता है। तो निग्रोध के ही कहने पर यहाँ पे जो अशोक होते हैं यहाँ पे वो बौद्ध धर्म की ओर क्या होते हैं? मतलब दीक्षित होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? महावंश से मिलती है। जबकि जो उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं वो कौन देते हैं? उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त यहाँ पे अशोक को यहाँ पे बौद्ध धर्म की क्या देते हैं? यहाँ पे शिक्षा देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो जो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे?
तो ये रखे थे उन्होंने पुर्तगालियों के साथ, ठीक है। तो याद रखना है किसके साथ रखे थे, पुर्तगालियों के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। और किस पुर्तगाली, तो जो कृष्णदेव राय था इनके समकालीन था, तो एक पुर्तगाली गवर्नर था, उसका नाम क्या था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, ये इनका समकालीन होता है। और जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है, यही क्या होता है, कृष्णदेव राय से क्या खरीदता है, घोड़े। तो आपको याद रखना है ये क्या करता है, इस कृष्णदेव जो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है, ये कृष्णदेव राय से क्या खरीदता है, घोड़े खरीदता है। तो कृष्णदेव राय के यहाँ पे पुर्तगालियों के साथ क्या थे, मैत्रीपूर्ण यहाँ पे संबंध थे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इसकी जो समाप्ति हुई थी वो किस संधि के तहत हुई थी, तो ये हुई थी एला सापेल की संधि, ठीक है। एला सापेल की संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध की यहाँ पे समाप्ति हुई थी। अब बात आती है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था ये कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 1746 से लेके 1748 तक, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जिसको उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसी और एला सापेल संधि के तहत यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध की यहाँ पे क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी। और जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है फिर वो होता है 1749 से लेके 1754 तक, ठीक है। और जो ये वाला जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है ये किस संधि के तहत यहाँ पे समाप्त होता है, तो ये होता है पांडिचेरी की संधि के तहत। और जो तीसरा यहाँ पे युद्ध होता है जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं कर्नाटक का, ये होता है 1756 से लेके 63 तक, जिसको सप्तवर्षीय यहाँ पे युद्ध कहते हैं। तो जो ये वाला युद्ध हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये यहाँ पे पेरिस की संधि के तहत यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो हमें बताना है कि इनमें से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे, ये संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स से यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यहाँ पे संबंधित है। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ये क्या था, पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। ये क्या था, पहला गवर्नर, कहाँ, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था यही कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यायिक सेवा का जनक, ठीक है। भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पे वो वॉरेन हेस्टिंग्स को यहाँ पे कहा जाता है। इसी के समय क्या हुआ था, जो वॉरेन हेस्टिंग्स था इसी के समय क्या हुआ था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत क्या हुआ था, 1774 में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जिसके पहले जो न्यायाधीश बनाए गए थे वो एलिजा एम्पे को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के समय यहाँ पे क्या हुआ था, ये भी याद रखना, एक पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था, जिसके विरोध में क्या होता है, ये इस्तीफा दे देता है वॉरेन हेस्टिंग्स। और बाद में क्या होता है कि इंग्लैंड जाने पर इस पर क्या लगता है, महाभियोग, ठीक है। तो कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो गवर्नर जनरल पे यहाँ पे महाभियोग लगाया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स भी लगाया गया था, क्योंकि इसने क्या किया था, जो क्या कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसने इसका विरोध किया था। तो इसी के लिए इसी के कारण ये इस्तीफा दे देता है। और बाद में इंग्लैंड लौटने पर इस पर क्या चलाया जाता है, यहाँ पे वो महाभियोग यहाँ पे चलाया जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस समिति के द्वारा की गई थी। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की जो संस्तुति की थी वो किसने करी थी, तो ये करी थी किसने, एल.एम. सिंघवी समिति ने, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति यानी दर्जा दिलाने की यहाँ पे बात कही थी। और ये कब, जो एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1986 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी समिति या आयोग है जो संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे वो है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध संघ राज्य संबंध नहीं है, जबकि सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, इन तीनों का जो संबंध है यहाँ पे संघ राज्य संबंधित है, ठीक है। अब जो सरकारिया आयोग है इसका जो यहाँ पे गठन किया गया था, ये किया गया था 1983 में, ठीक है। ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है, ये अपना रिपोर्ट देता है 1987 में। उसके बाद जो राजमन्नार समिति है इसका जो गठन किया जाता है वो 1969 में तमिलनाडु की सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो पुंछी आयोग है इसका जो गठन किया जाता है वो किया जाता है 2007 में। सरकारी आयोग के रिपोर्ट के बाद 20 साल बाद यहाँ पे पुंछी आयोग का गठन यहाँ पे किया जाता है। और जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1998 में, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध संघ
राज्य संबंध से नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 60 के तहत, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। फिर कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन 280, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का गठन जो राष्ट्रपति है हर 5 वर्ष के लिए करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कह रहा है कि अनुच्छेद 213, बिल्कुल गलत। ठीक है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। ठीक है, अब जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है इसका जो इसका किसमें अनुच्छेद 338 कह रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है ये अनुच्छेद 300 कितने में है, 40 में है, जबकि 338 में क्या है, राष्ट्रीय जाति और जनजाति आयोग का यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सहकारी समितियों का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है। तो सहकारी समितियों का जो उपबंध किया गया है वो संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये किया गया है भाग 9 के ख में। ठीक है, भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का यहाँ पे उपबंध किया गया है। अब जो सहकारी समिति थी ये संविधान में कब जोड़ी गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ये जोड़ी गई थी 97वां संविधान संशोधन 2011 में। ठीक है, 2011 में यहाँ पे इसको संविधान में जोड़ा गया था। अब बात आती है कि इसको हमने मूल अधिकार में, ठीक है, जो सहकारी समितियां हैं इसको हमने मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार हैं उसमें कहाँ पे जोड़ रखा है, तो 19 के 1 के सी में हमने यहाँ पे मूल अधिकार में इसको जोड़ा हुआ है। और जो हमारे वो हैं क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें हमने इसको 43 के बी में इसको जोड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान किया गया था ये किया गया था किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बात हो रही है प्रत्यक्ष चुनाव की, तो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। और अगर यहीं पे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, तो ये किया गया था प्रत्यक्ष वाला 1892 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 वाला, इसमें यहाँ पे आपको 2 चीज़ और याद रखनी है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था इसमें क्या होता, प्रांतों में द्वैध शासन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो द्वैध शासन की शुरुआत प्रांतों में किसके तहत हुई थी, यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई थी। और दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये भी याद रखनी है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही जो क्या था, केंद्र के बजट को राज्य के बजट से यहाँ पे वो भी यहाँ पे अलग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। आपको याद रखना है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 1969 को यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। और ये कब किया गया था, ये किया गया था 15 अप्रैल 1980 में। ठीक है, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है यहाँ पे, ये संबंध है किससे, चुनावी सुधार समिति से। ठीक है, चुनावी सुधार से संबंधित है। और जो दिनेश गोस्वामी समिति थी आई कब थी, ये आई थी 1990 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद किस वर्ष लागू किया गया। अब यहाँ पे आपको ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो सूचना का अधिकार है उसको 2005 में यहाँ पे लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने डेट सहित आपको पूरा मेंशन कर रखा है कि कब किया गया था। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमें पूरी डिटेल में देखना है कि कब उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार को पूरे देश में यहाँ पे लागू किया गया था। अब 11 मई 2005 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था, रखा गया था। 12 मई को राज्यसभा में, ठीक है, 15 जून को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी थी और 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या हुआ था, यहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी की स्थापना है ये कब की गई थी? ये की गई थी 1988 में। जबकि जो यहाँ पे सेबी है, सेबी को जो वैधानिक दर्जा दिया था ये कब दिया गया था? ये दिया गया था 1992 में। तो आपको याद रखना है कि सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। ठीक है। अब वर्तमान में जो, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सेबी की जो वर्तमान में अध्यक्ष है पहली महिला है जिनका नाम है माधुरी पुरी बुच। ठीक है। तो आपको याद रखना है माधुरी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की क्या है? पहली महिला यहाँ पे अध्यक्ष बनी है। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि रामसर सम्मेलन में भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो रामसर सम्मेलन में भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे ये कब किए थे? ये किए थे 1982 में। ठीक है। भारत ने रामसर सम्मेलन में हस्ताक्षर कब किए? 1982 में यहाँ पे किए थे। ठीक है। जबकि जो रामसर सम्मेलन हुआ था तो ये जो रामसर पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? ये ईरान में एक जगह है रामसर। यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारी आर्द्र भूमि होती है उनका संरक्षण करने के लिए सन 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 1971 को यहाँ पे क्या होता है? रामसर सम्मेलन क्या होता है। और जो लागू होता है, ये लागू कब से होता है? 1975 से यहाँ पे ये लागू होता है। जबकि जो भारत है इसमें साइन कब करता है? 1982 में इसमें साइन करता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो भारत की जो पहली रामसर साइट थी, अगर आपसे कोई पूछ ली जाए तो ये भी याद रखनी है। भारत की जो पहली रामसर साइट थी वो कौन सी थी? चिल्का। ठीक है। चिल्का क्या थी? भारत की पहली रामसर साइट थी। ये भी याद रखना है। और सबसे बड़ी जो हमारी रामसर साइट है भारत की वो है सुंदरवन का डेल्टा। तो ये भी याद रखना है कि सुंदरवन का जो डेल्टा है यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है? रामसर साइट है, जिसको 2019 में यहाँ पे घोषित किया गया था। और सबसे छोटी बोलेगा तो वह है रेणुका झील, जो कहाँ? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है अभी भारत के में वो कहाँ है? वो है तमिलनाडु में। ठीक है। 14, लगभग 14 के आसपास है। उसके बाद यहाँ पे यूपी का स्थान आता है। तो सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो कहाँ है? अभी तमिलनाडु में है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे